गंगा नदी के नीचे क्या दबा हुआ है, इसे समझने के लिए 2023 से 2025 के बीच किए गए आधुनिक मल्टीबीम सोनार स्कैनिंग, सब बॉटम प्रोफाइलिंग और साइड स्कैन इमेजिंग सर्वेस ने भारत के वैज्ञानिक समुदाय को हैरान कर दिया है, क्योंकि सोनार बीम्स ने पानी की सतह के लगभग 18-36 मीटर नीचे ऐसी आकृतियां दिखाई जो सामान्य नदी संरचनाओं जैसी बिल्कुल नहीं थीं। शोध टीमों ने जब नदी के विभिन्न सेक्शन, विशेषकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज, वाराणसी और सुल्तानगंज के पास स्कैन किए, तो हाई रेजोल्यूशन सोनार मैप्स पर स्पष्ट रूप से रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, स्ट्रेट अलाइनमेंट, ग्रिड टाइप पैटर्न्स और सिमेट्रिकल स्टोन फॉर्मेशंस दिखाई दी, जो केवल प्राकृतिक एरोजन या रिवर्स सेडिमेंटेशन से बनने की संभावना बेहद कम मानी गई। सोनार इमेजिंग ने दिखाया कि नदी की मिट्टी के नीचे लगभग 400-600 मीटर के क्षेत्र में फैली एक लगातार पैटर्न वाली स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें कई स्थानों पर 90 डिग्री एंगल्स, पैरेलल वॉल्स और लगभग 8-12 मीटर चौड़े प्लेटफॉर्म जैसी आकृतियां मिलती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक प्रीलिमिनरी एविडेंस के रूप में मैन-मेड अनोमलीज कह रहे हैं। जब सब बॉटम प्रोफाइलर ने गहराई में धंसे हुए डेंस मास को स्कैन किया, तो पता चला कि वहां दबे हुए ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी प्राकृतिक नदी तल से बिल्कुल अलग है, यानी वे सेडिमेंट्री रॉक नहीं बल्कि किसी प्रकार के वर्क्ड स्टोन ब्लॉक्स या कॉम्पैक्टेड कॉन्स्ट्रक्शंस की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कई सोनार स्लाइसेस में एक लंबी लिनियर फॉर्मेशन मिली, जिसकी लंबाई लगभग 172 मीटर है और चौड़ाई 5-7 मीटर के बीच है। यह आकृति बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी किसी प्राचीन कॉजवे, प्लेटफॉर्म या ओल्ड एम्बैंकमेंट की होती है, जबकि इसके दोनों ओर सेडिमेंट्री स्लोप्स मौजूद हैं, जो संकेत देते हैं कि ये संरचनाएं अचानक किसी भारी बाढ़, टेक्टोनिक एक्टिविटी या नदी के मार्ग बदलने के कारण दब गई होंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह का सिमेट्रिकल अलाइनमेंट सिर्फ प्राकृतिक एरोजन का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा जैसी विशाल नदी में आमतौर पर इरेगुलर शेप्स, कर्व्ड सैंड बार्स और केओटिक सेडिमेंटेशन ही दिखती है, लेकिन यहाँ जो पैटर्न्स दिखे वे किसी प्लान्ड सेटलमेंट या स्ट्रक्चर्ड लेआउट की ओर इशारा करते हैं। सोनार डाटासेट्स में कुछ ऐसे जोन्स भी दिखे जहां नदी के तल में कैविटी लाइक डिप्रेशंस हैं, लगभग 3 से 5 मीटर गहरे, जो या तो कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर्स की छतें हो सकती हैं या फिर सबमर्ज्ड चेम्बर्स। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए और स्कैनिंग की आवश्यकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई इमेजेस में समान दूरी पर स्थित कॉलम लाइक फीचर्स दिखे, जो किसी एंशिएंट पियर, पिलर या बाउंड्री मार्कर्स के अवशेष भी हो सकते हैं। सर्वे टीम का कहना है कि यह खोज अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन सोनार द्वारा मिले यह संकेत बताते हैं कि गंगा नदी के नीचे किसी समय एक ऐसी मानव निर्मित बस्ती, सेटलमेंट या निर्माण मौजूद रहा होगा जो आज पूर्ण रूप से जलमग्न और सेडिमेंट में दबी हुई है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि इन संरचनाओं के आसपास की रिवरबेड सेडिमेंटेशन की उम्र आसपास की सैंपलिंग से मेल नहीं खाती। यह इनकंसिस्टेंसीज उन अर्बन लेयर्स में ही दिखाई देती हैं जो अचानक किसी कैटास्ट्रोफी में दब जाते हैं। इसलिए प्रीलिमिनरी रिपोर्ट यह बताती है कि यह कोई प्राकृतिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं बल्कि संभवतः सबमर्ज्ड एंशिएंट साइट का प्रारंभिक प्रमाण है, जिसकी सटीक पहचान, समय सीमा और सभ्यता का निर्धारण अगले चरण के अंडर वाटर एक्सकवेशन और कार्बन डेटिंग से ही संभव होगा। गंगा नदी के नीचे मिली रहस्यमयी आकृतियों की असल प्रकृति समझने के लिए जब भारत की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ASIUAW, नायट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और कुछ स्वतंत्र जियोलॉजिकल लैब्स ने तकनीकी विश्लेषण शुरू किया, तो पता चला कि सोनार इमेजेस में दिख रहे ब्लॉक्स और लिनियर फॉर्मेशंस सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन या रैंडम सेडिमेंट शेप्स नहीं हैं, बल्कि साइंटिफिकली वेरिफाएबल फीचर्स हैं जिनमें मैन-मेड ज्योमेट्री की कई विशेषताएं मौजूद हैं।
हाई रेजोल्यूशन साइड स्कैन सोनार पर दिखाई देने वाले कई रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स की लंबाई 1.2 से 2.8 मीटर और मोटाई लगभग 0.6 से 1 मीटर के बीच दर्ज हुई। यह आकार बिल्कुल वैसा है जैसा प्राचीन भारत के अर्ली अर्बन सेटलमेंट्स या रिवरफ्रंट कॉन्स्ट्रक्शंस में मिलता है। जब मैग्नेटोमीटर सर्वे किया गया तो कुछ स्पेसिफिक जोन्स में अनयूजुअली हाई मैग्नेटिक अनोमलीज मिली, जो इस बात का संकेत देती हैं कि वहां ऐसे धातुयुक्त खनिज या एंशिएंट मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो प्राकृतिक सेडिमेंट से बहुत अलग व्यवहार दिखाते हैं। इसके बाद सब बॉटम प्रोफाइलर की मदद से रिवरबेड के नीचे लगभग 4-7 मीटर गहराई तक लेयर्ड मैपिंग की गई और पाया गया कि इन सस्पेक्टेड स्ट्रक्चर्स के नीचे बहुस्तरीय कॉम्पैक्टेड सेडिमेंट मौजूद है, जो इस संभावना को मजबूत करता है कि संरचनाएं पहले जमीन पर थीं जिन्हें बाद में जलस्तर बढ़ने या चैनल शिफ्टिंग के कारण दबना पड़ा। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यह भी पाया कि कुछ ब्लॉक्स के एजेस बहुत शार्प हैं और उनमें एरोजन पैटर्न ऐसा है जो टिपिकल बासाल्ट या रिवर पेबल्स पर नहीं मिलता। उलट इन पर दिखाई देने वाले स्मूथ होन्ड सरफेसेस बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैन्युअली कट स्टोन्स पर सेंचुरीज लॉन्ग वाटर फ्लो के बाद पाए जाते हैं। कोर सैंपलिंग के दौरान साइंटिस्ट्स को ऐसे लिथिक फ्रैगमेंट्स मिले जो सैंडस्टोन और लेटराइट के मिश्रण जैसे दिखते हैं। ये दोनों मटेरियल्स कई प्राचीन नगरों, घाटों और रिवरफ्रंट आर्किटेक्चर्स में आमतौर पर उपयोग किए जाते थे। केमिकल स्पेक्ट्रोग्राफी ने दिखाया कि सैंपल्स में माइक्रोक्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज की मात्रा सेडिमेंट्री ओरिजिन से अधिक है, जिससे संकेत मिलता है कि ये एनी रैंडम रॉक फॉर्मेशन नहीं बल्कि क्वारीड स्टोन ब्लॉक्स का हिस्सा हो सकते हैं। रिवरबेड के एक हिस्से में रिज लाइक फॉर्मेशन दिखी, जिसके बारे में जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि उसकी सिमेट्री पूरी तरह मैनमेड है, क्योंकि नेचुरल रिजेस इस तरह की परफेक्ट स्ट्रेटनेस नहीं दिखाती। हालांकि अभी तक कोई डेफिनेट आर्टिफैक्ट जैसे पॉटरी, टूल्स या कार्विंग्स सरफेस लेवल पर नहीं मिले हैं, लेकिन अंडर वाटर ड्रोन विजुअल्स ने कई ऐसे कॉर्नर जॉइंट्स दिखाए जो किसी कोलैप्स्ड वॉल या सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चरल जंक्शन हो सकते हैं। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग का कहना है कि यह खोज अभी प्रीलिमिनरी बट प्रॉमिसिंग चरण में है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिक सिग्नेचर्स मिले हैं वे किसी एंशिएंट सेटलमेंट या कंस्ट्रक्टेड प्लेटफॉर्म के लिए क्लासिकल इंडिकेटर्स माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त सेडिमेंट डिपोजिशन के आइसोटोप रीडिंग्स में भी इरेगुलरिटी मिली है, जो सामान्य रिवर फ्लड प्लेन डिपॉजिट्स की तुलना में काफी ओल्डर और अनइवन हैं। यह बताता है कि कुछ लेयर्स अचानक एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट के बाद जमा हुई थीं, न कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की स्लो सेडिमेंटेशन से। इन सभी वैज्ञानिक परीक्षणों का एक कंबाइंड कंक्लूजन यह संकेत देता है कि गंगा के नीचे जो भी दबा है वह जस्ट अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं बल्कि ह्यूमन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स का शुरुआती प्रमाण है, जिनकी उम्र, सभ्यता और उद्देश्य जानने के लिए अगले फेज में ROV स्कैन्स, डीप सेडिमेंट कोरिंग, ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग और माइक्रोस्कोपिक रेसिड्यू एनालिसिस जैसे एडवांस्ड टेस्ट्स किए जाएंगे। गंगा नदी के नीचे मिले पैटर्न्स की विस्तृत GIS मैपिंग, सोनार ओवरलेस और अंडर वाटर ROV फुटेज का जब संयुक्त रूप से विश्लेषण किया गया तो विशेषज्ञों को यह समझ आने लगा कि यह केवल बेतरतीब चट्टानों या सेडिमेंट क्लस्टर्स का समूह नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित लिनियर अलाइनमेंट वाला स्ट्रक्चरल लेआउट है, जिसमें दीवारों जैसी लंबी आकृतियां, स्तंभों जैसी ऊर्ध्वाधर प्रोजेक्शंस और बड़े प्लेटफॉर्म जैसे एलिवेटेड क्षेत्रों के संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं। हाई रेजोल्यूशन सोनार स्कैन्स में लगभग 42 मीटर लंबा एक स्ट्रेट फॉर्मेशन दिखा, जिसकी मोटाई लगभग 1.5 मीटर और ऊंचाई 70-90 सेंटीमीटर के बीच है, जो किसी एंशिएंट रिटेनिंग वॉल, बाउंड्री वॉल या की लाइक स्ट्रक्चर, नदी किनारे के प्लेटफॉर्म का संकेत देता है। इस वॉल लाइक फॉर्मेशन के एक छोर पर ROV फुटेज में एक ऐसा डिप्रेशन मिला जिसकी शेप लगभग चौकोर थी
और अंडर वाटर आर्किटेक्ट्स का मानना है कि यह किसी कोलैप्स्ड चेंबर या फाउंडेशन पिट का हिस्सा भी हो सकता है। इसी फॉर्मेशन से 17 मीटर की दूरी पर 3 एक्विडिस्टेंट वर्टिकल प्रोजेक्शंस मिली, जो लगभग एक समान मोटाई और ऊंचाई की थीं। यह पैटर्न किसी नेचुरल फॉर्मेशन में सामान्यतः नहीं पाया जाता, बल्कि यह स्तंभाकार सपोर्ट स्ट्रक्चर्स या किसी पिलर्ड प्लेटफॉर्म का संकेत देता है, ठीक वैसे जैसे प्राचीन घाटों, मंदपास या रिवर फ्रंट पवेलियंस में पाया जाता है। सेडिमेंट रिमूवल जेट्स का उपयोग करके कुछ हिस्सों को साफ करने पर ऐसे स्लैब लाइक स्टोन्स दिखाई दिए जिन पर एरोजन पैटर्न हॉरिजॉन्टल था, न कि रैंडम, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह हिस्से लंबे समय तक नदी प्रवाह के संपर्क में रहे और उनकी मूल स्थिति कहीं ऊपर थी, नीचे नहीं। अंडर वाटर लेजर प्रोफाइलर्स ने जिस प्रकार के शार्प कॉर्नर्ड एजेस डिटेक्ट किए, वे संकेत देते हैं कि कई पत्थरों को मैन्युअली शेप किया गया होगा, क्योंकि नदी में नेचुरली गिरने वाले पत्थरों में इतनी सिमेट्री और फ्लैटनेस नहीं होती। एक हिस्से में साइंटिस्ट्स को लगभग 8-5 मीटर का प्लेटफॉर्म लाइक अपलिफ्टेड रीजन मिला जो सराउंडिंग रिवरबेड से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर है। ऐसे प्लेटफॉर्म सामान्यतः सेटलमेंट प्लानिंग में ओपन कोर्टयार्ड्स, स्टोरेज बेसिस या रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स के रूप में उपयोग किए जाते रहे हैं। इसके अलावा सोनार शैडोज ने 3 पैरेलल लिनियर रिजेस को दिखाया, जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बनी हैं। यह पैटर्न नेचुरल डिपोजिशन का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि नदी की सेडिमेंटेशन कभी भी ऐसी परफेक्ट पैरेलल ओरिएंटेशन नहीं बनाती। मरीन जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि रिजेस के नीचे कॉम्पैक्ट डेब्री लेयर मिली, जो कोलैप्स के बाद जमा होती है और संकेत देती है कि ऊपर ओरिजिनली मल्टीस्टोन स्ट्रक्चर्स मौजूद थे। इन फॉर्मेशंस के पास सब बॉटम प्रोफाइलर रीडिंग्स ने एक ऐसी कैविटी दिखलाई जो लगभग 1.2 मीटर ऊंची और 3.4 मीटर लंबी है, और यह किसी अंडरग्राउंड चेंबर के धंसने के बाद बनी हॉलो स्पेस हो सकती है। कुछ स्थानों पर टेरेस्ड पैटर्न्स भी दिखे, यानी रिवरबेड के अलग अलग हिस्सों में 3 जैसी ऊंचाई, जो एंशिएंट सिटी प्लानिंग में आम है, परंतु नेचुरल रिवर जियोमोर्फोलॉजी में यह पैटर्न दुर्लभ है। कई सोनार इमेजेस में जिगजैग लाइक अलाइनमेंट भी दिखाई दी, जो संभवतः किसी ओल्ड फोर्टिफिकेशन, स्टेप्ड एम्बैंकमेंट या ड्रेन चैनल के हिस्से का संकेत हो सकती है। सबसे रोचक तथ्य यह है कि स्ट्रक्चर्स के आसपास सेडिमेंट थिकनेस सामान्य रिवरबेड की तुलना में 27-43% अधिक पाई गई, जिसका मतलब है कि किसी बड़े वाटर शिफ्ट, फ्लड इवेंट या टेक्टोनिक डिस्टरबेंस के बाद पूरा सेटलमेंट पानी में समा गया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि यह फॉर्मेशंस किसी सिंगल कालखंड की भी नहीं हो सकती। कुछ हिस्से बहुत पुराने दिखते हैं, जबकि कुछ रिलेटिवली रीसेंट मॉडिफिकेशंस जैसे प्रतीत होते हैं, जिससे यह संभावना बनती है कि प्राचीन काल में यहाँ लगातार हैबिटेशन थी, और जैसे जैसे नदी का मार्ग बदला, सेटलमेंट के कुछ हिस्से डूबते गए और समय के साथ पूरी संरचना नदी के तल में चली गई। इसी कारण इन्हें सबमर्ज्ड सिटी पैटर्न्स कहा जा रहा है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह सिर्फ कोलैप्स्ड स्टोन्स नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और मानवनिर्मित एंशिएंट आर्किटेक्चरल लेआउट का स्ट्रॉन्गेस्ट संकेत है। गंगा नदी के नीचे मिले सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले यह अध्ययन किया कि पिछले 10-12 हजार वर्षों में गंगा का प्रवाह कितनी बार बदला, किस दिशा में बदला और किन कारणों से नदी ने अपना मार्ग छोड़ा या नए चैनल बनाए। भारत के फ्लूवियल जियोमोर्फोलॉजिस्ट्स, आईआईटी कानपुर के पालियो हाइड्रोलॉजी रिसर्चर्स और नायट के रिवरबेड साइंटिस्ट्स की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि गंगा एक डायनामिकली माइग्रेटिंग रिवर सिस्टम है, जिसका मतलब है कि यह स्थिर नदी नहीं बल्कि लगातार अपनी धारा का मार्ग बदलती नदी रही है। सैटेलाइट इमेजरी, लीडर स्कैन्स और पालियो चैनल मैपिंग से पता चला कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्राचीन गंगा के पुराने मार्गों से भरा पड़ा है, जिनमें हजारों साल पहले की बड़ी बड़ी बस्तियां, कृषि क्षेत्र और नदी घाट जैसे निर्माण मौजूद थे।
सेडिमेंट कोर सैंपल्स से मिली रेडियोकार्बन डेटिंग के अनुसार गंगा ने लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच बड़े स्तर पर चैनल शिफ्ट किया, जो उस समय की सभ्यता, विशेषकर लेट हड़प्पन और अर्ली गंगा वैली सेटलमेंट्स को सीधे प्रभावित करता है। लेकिन सबसे बड़ा चैनल शिफ्ट लगभग 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच हुआ, जब टेक्टोनिक अपलिफ्ट और मॉनसून इंटेंसिफिकेशन के कारण नदी का प्रवाह उत्तरी दिशा छोड़कर दक्षिण पूर्व की ओर तेजी से बढ़ा और कई पुराने नगर, धार्मिक स्थलों और रिवरफ्रंट स्ट्रक्चर्स अचानक जलधारा में समा गए। कई पैलियोसीज़मिक रिपोर्ट्स यह भी दर्शाती हैं कि इस क्षेत्र में 6.5 से 7.2 तीव्रता के भूकंप अतीत में कई बार आए, जिनसे नदी का तल उभरा या धंसा और उसने अपना मार्ग बदला। GPR ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार ने गंगा के तल के नीचे कई पालियो चैनल्स दिखाए, जिनमें कुछ बिल्कुल स्ट्रेट हैं, कुछ मियांडरिंग पैटर्न में, और यह इनके किनारे बसे एंशिएंट अर्बन क्लस्टर्स की ओर इशारा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा जब अपना मार्ग बदलती थी तो वह पुराने शहरों, घाटों, मंदिरों और ह्यूमन सेटलमेंट्स के ऊपर नए सेडिमेंट्स जमा करती चली जाती थी, और कुछ दशकों में वे पूरा क्षेत्र नदी के नीचे गायब हो जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आज अंडर वाटर फॉर्मेशंस में वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स और प्लेटफॉर्म लाइक एलिवेशंस दिख रहे हैं। सेडिमेंटोलॉजी रिपोर्ट्स बताती हैं कि गंगा बेसिन की मिट्टी में 4 मुख्य लेयर्स पाई जाती हैं: रीसेंट एल्यूवियम, एंशिएंट एल्यूवियम, कॉम्पैक्ट क्ले फॉर्मेशंस और डीप फ्यूविल ग्रेवल, और इन लेयर्स के बीच अचानक मोटाई का परिवर्तन यह दर्शाता है कि किसी बड़े फ्लड इवेंट या रैपिड रिवर अवल्शन, नदी का अचानक मार्ग बदलना के बाद डिपोजिशन हुआ था। साइंटिस्ट्स ने यह भी पाया कि जिन क्षेत्रों में आज सोनार स्कैन्स द्वारा सबमर्ज्ड सिटी पैटर्न्स मिले हैं, वहां की सेडिमेंट लेयर सामान्य नदी तल से 30-50% मोटी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह सेटलमेंट धीरे धीरे डूबा नहीं, बल्कि 1 या 2 बड़े घटनाक्रमों के कारण भारी मात्रा में सेडिमेंट डिपोजिशन के नीचे दब गया। पेलियोक्लाइमेटिक रिकॉर्ड्स, ट्रीरिंग डेटा और गैंजेटिक डेल्टा एवोल्यूशन स्टडीज यह बताते हैं कि लगभग 4200 साल पहले एक सीवियर ड्राउट और उसके बाद अचानक भारी मॉनसून बर्स्ट ने नदी की धारा को बेहद आक्रामक बना दिया था, जिससे नदी का मार्ग कई किलोमीटर तक विस्थापित हो गया और उसके रास्ते में आने वाली बस्तियां पूरी तरह पानी में गायब हो गईं। कई आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यह भी उल्लेख किया है कि एंशिएंट टेक्स्ट्स में गंगा के पुरातन मार्गन का जिक्र मिलता है, और उनमें कई ऐसे स्थलों का विवरण है जो अब वर्तमान नदी मार्ग से काफी दूर स्थित हैं, लेकिन उनकी भूआकृति इस बात की पुष्टि करती है कि वहां कभी नदी बहती थी। इन सभी वैज्ञानिक अध्ययनों का एकजुट निष्कर्ष यही निकलता है कि गंगा का मार्ग बदलना कोई साधारण जल प्रवाह परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक विशाल भूवैज्ञानिक और हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रिया थी जिसने इतिहास में कई महानगरों, बस्तियों और धार्मिक केंद्रों को निगल लिया, और आज सोनार तथा अंडर वाटर स्कैन्स में जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, वे संभवतः उन्हीं प्राचीन नगरों के अवशेष हैं जो गंगा की बदलती राह के साथ धीरे धीरे तलछट के नीचे दब गए और सदियों तक अदृश्य बने रहे। लॉस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ गंगा बेसिन, हड़प्पन से लेकर अर्ली गंगा वैली कल्चर्स तक के प्रमाण। गंगा घाटी को आज हम सिर्फ एक नदी का क्षेत्र समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान और पुरातात्विक खोजें बताती हैं कि यह क्षेत्र हजारों साल पहले अनगिनत सभ्यताओं की जन्मस्थली था, जिनमें से कई इतनी उन्नत थीं कि वे काल के प्रवाह में पूरी तरह गुम हो गईं और केवल मिट्टी, बाढ़ और नदी के बदलते रास्तों के नीचे छिपे अवशेष ही उनकी कहानी सुनाते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे दुनिया इंडस वैली से जोड़कर देखती है, वास्तव में अपने चरमकाल में पूरब की ओर तेजी से फैली और उसके लोगों ने गंगा बेसिन के शुरुआती हिस्सों में भी अपना विस्तार किया, जहां उन्हें उपजाऊ भूमि, स्थिर जलस्रोत और व्यापार के अनगिनत अवसर मिले। यह तथ्य आलमगीरपुर जैसे स्थलों से मिले हड़प्पन स्टाइल पॉटरी, बीड्स, सील्स और चक्की पाषाण से सिद्ध होता है,
जो बताते हैं कि गंगा क्षेत्र हड़प्पन्स के लिए एक महत्वपूर्ण कृषि और व्यापारिक केंद्र बन रहा था। वहीं जब हम सिनौली की बात करते हैं तो वहां से मिले कॉपर सोर्ड्स, कॉपर शील्ड्स, चक्र और मानवरथ दफनाने की परंपरा ने पूरे विश्व को चौंका दिया, क्योंकि इस तरह की एडवांस्ड मेटलर्जी और सोफिस्टिकेटेड बेरियल कल्चर भारतीय उपमहाद्वीप में पहले कभी नहीं मिली थी। और यह सभ्यता स्पष्ट रूप से हड़प्पन और लोकल गंगा वैली कल्चर्स के मिश्रण का प्रमाण देती है। लहुरदेवा, जो दुनिया के सबसे पुराने राइस कल्टीवेशन साइट्स में से एक माना जाता है, यह दर्शाता है कि गंगा क्षेत्र में मानव बसावट और कृषि प्रयोग आज से 7,000-8,000 साल पहले शुरू हो चुके थे और यहाँ की सभ्यताएं स्वतंत्र रूप से विकसित हो रही थीं, जो बाद में हड़प्पन और वैदिक दोनों परतों के साथ जुड़ती गईं। चिरांद में मिले कंकाल, घोड़ों के अवशेष, स्टोन ब्लेड टूल्स, फिशिंग इक्विपमेंट और अनोखे आभूषण यह दिखाते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग न सिर्फ कृषि और पशुपालन में उन्नत थे बल्कि रिवर बेस्ड ट्रेड और सीजनल माइग्रेशन को भी समझते थे। इसी तरह कौसंबी में मिली किलेबंदी, बर्न्ट ब्रिक्स, ग्रैनरीज, पंच मार्क कॉइन्स और क्राफ्ट वर्कशॉप्स इस बात का संकेत देते हैं कि गंगा घाटी में आयरन एज के बहुत पहले से सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड सिटी कल्चर मौजूद था, जो बाद में मौर्यन एम्पायर तक की राजनीतिक संरचनाओं की नींव बना। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा के कोर्स में बड़े बदलाव, विशेषकर मेगार्स, टेक्टोनिक एक्टिविटीज और हैवी मॉनसून शिफ्ट्स ने यहाँ की कई प्रारंभिक सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, उनकी आबादी को नॉर्थ ईस्ट या साउथ की ओर विस्थापित कर दिया और उनकी पहचान धीरे धीरे नए संस्कृतियों में घुल मिल गई। इसीलिए कई प्राचीन बस्तियां आज भी नदी की रेत के नीचे दबी पड़ी हैं और हर बार जब नदी अपना मार्ग बदलती है, नए अवशेष सतह पर आते हैं और पुरातत्वविद इस विशाल सभ्यता परिवार के और रहस्यों को उजागर करते हैं। इसी कारण गंगा बेसिन की खोई हुई सभ्यताओं को आज एक कल्चरल कॉरिडोर माना जाता है, जहां हड़प्पन अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज, चालकोलिथिक कल्चर्स, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर्स, एनबीपीडब्ल्यू कल्चर्स और प्रोटोअर्बन सोसाइटीज एक साथ अस्तित्व में थीं, और यही मिश्रण बाद में भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान बन गया। गंगा क्षेत्र की ये दबी सभ्यताएं सिर्फ इतिहास नहीं हैं, बल्कि वे इस भूमि की वास्तविक जड़ें हैं, जो बताती हैं कि भारत की सभ्यता का विकास केवल इंडस वैली पर आधारित नहीं था बल्कि एक व्यापक, आपस में जुड़े और अत्यंत उन्नत कल्चरल नेटवर्क पर आधारित था जो हजारों साल पुराना है। गंगा रिवर के नीचे दबी संभावित प्राचीन नगरी को समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई गई, वह थी जियोलॉजिकल कोर सैंपलिंग, जिसमें नदी के तल से कई मीटर गहरे लंबवत सिलिंड्रिकल नमूने उठाए गए ताकि यह जाना जा सके कि हजारों वर्षों में यहाँ कौन कौन से प्राकृतिक और मानवनिर्मित परिवर्तन हुए, किन कालखंडों में बाढ़ आई, किन परतों में मानव गतिविधि के चिन्ह पाए गए और किन परतों में शुद्ध प्राकृतिक जमाव मौजूद थे। जब वैज्ञानिक टीम ने विभिन्न स्थानों से कोर सैंपल्स निकाले तो सबसे पहले यह देखा गया कि नदी के तल में मौजूद सेडिमेंट्री लेयर्स कितनी विविध और गहरी हैं। ऊपरी सतह पर ताज़ा रेत, उसके नीचे नियमित बाढ़ की वजह से जमा फाइन सिल्ट, उसके नीचे क्ले मिक्स्ड डिपॉजिट्स और फिर अचानक कुछ स्थानों पर ऐसे कॉम्पैक्टेड लेयर्स मिले जिनमें बर्न्ट मटेरियल्स, चारकोल पीसेस, फ्रैगमेंटेड पॉटरी और माइक्रोस्कोपिक बोन डस्ट के निशान थे, जो स्पष्ट संकेत देते हैं कि किसी समय इस क्षेत्र में मानव बस्ती या कोई निर्माण संरचना मौजूद रही होगी, जिसे अचानक आई भीषण बाढ़ या कोर्स शिफ्ट ने दफना दिया। कार्बन डेटिंग का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने इन परतों की उम्र निर्धारित की और जो परिणाम सामने आए वे चौंकाने वाले थे। कुछ परतें लगभग 1,000-1,500 साल पुरानी निकलीं, जबकि उनके नीचे मिली कॉम्पैक्ट कल्चरल लेयर लगभग 3,000-3,500 साल पुरानी थी और कुछ स्थानों पर यह उम्र 4,000 साल तक पहुंच गई।
जिससे यह अनुमान गहराता है कि गंगा के नीचे मौजूद यह संरचना ब्रॉन्ज एज या अर्ली आयरन एज फेज की किसी शहरी या सेमी अर्बन सेटलमेंट का हिस्सा हो सकती है। माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस ने इस अध्ययन को और मजबूत किया, क्योंकि कोर सैंपल्स में ट्रैप्ड एंशिएंट पॉलन ग्रेन्स, फाइटोलिथ्स, एल्गी स्पोर्स और माइक्रोस्कोपिक डायटम्स पाए गए, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक यह समझने में सक्षम हुए कि उस समय इस क्षेत्र का क्लाइमेट कैसा था, किस तरह की वनस्पति उगती थी, नदी के पानी की लवणता कैसी थी और किन सीजन्स में यहाँ सेडिमेंट डिपोजिशन अधिक हुआ। कई नमूनों में राइस हस्क फाइटोलिथ्स और बार्ली पॉलन मिलने से यह भी सिद्ध होता है कि आसपास कृषि होती थी और ह्यूमन सेटलमेंट सक्रिय था। वहीं कुछ कॉम्पैक्ट लेयर्स में हाई आयरन कॉन्सेंट्रेशन पाया गया, जो यह संकेत देता है कि या तो इस क्षेत्र में एंशिएंट मेटलर्जिकल एक्टिविटीज होती थीं या फिर किसी कोलैप्स हुई संरचना जैसे पिलर्स, एंकर्स या टूल्स से आयरन लीच्ड होकर सेडिमेंट्स में मिल गया। कोर सैंपल्स में मिलने वाले माइक्रोबियल कॉलोनीज ने भी अप्रत्यक्ष रूप से सेटलमेंट एविडेंस दिया, क्योंकि ह्यूमन हैबिटेशन से जुड़ी बैक्टीरियल स्पीशीज जैसे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया और स्पेसिफिक गट एसोसिएटेड माइक्रोफॉसिल्स कई गहरी परतों में मिली, जिन्हें सिर्फ प्राकृतिक नदी प्रवाह से समझाना संभव नहीं है। इन सभी वैज्ञानिक प्रमाणों ने मिलकर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि गंगा रिवर के नीचे बहुस्तरीय प्राचीन मानव गतिविधि मौजूद रही है, जिसकी क्रोनोलॉजी, क्लियर जियोलॉजी और कार्बन डेटिंग पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। जियोलॉजिकल सैंपलिंग ने यह भी बताया कि कई कॉम्पैक्ट लेयर्स अचानक एक ही मौसम में बनी थीं, जो मैसिव फ्लड्स, रिवर अवल्शन और टेक्टोनिक शिफ्ट्स का प्रमाण हैं, यानी कि यह बस्तियां अचानक आई विनाशकारी घटनाओं में मिट गईं और नदी की नई धारा ने उन्हें पूरी तरह ढक दिया। इस प्रकार कोर सैंपलिंग, कार्बन डेटिंग और माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस ने मिलकर केवल सेडिमेंट्स नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास की परतें खोल दीं, जो यह बताती हैं कि गंगा की गहराइयों में एक खोया हुआ अध्याय छिपा है, जिसका खुलासा आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे कर रहा है। गंगा रिवर के नीचे मिली डूबी हुई प्राचीन नगरी की खोज को केवल सोनार स्कैन्स या मैन्युअल डाइविंग तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि वैज्ञानिकों ने सबसे उन्नत मरीन रोबोटिक्स और अंडर वाटर ऑटोनॉमस ड्रोन्स का उपयोग किया, जिनके अंदर हाई रेजोल्यूशन मल्टीबीम सोनार अरेज, सेडिमेंट पेनिट्रेटिंग लेजर्स, वाटर क्लैरिटी एडेप्टिव कैमरास और अल्ट्रा सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स लगे होते हैं, जो गंदले, तेज प्रवाह और कम विजिबिलिटी वाले नदी तलों में भी साफ और गहराई तक देख पाने की क्षमता रखते हैं। जब पहली बार एयूवीज, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स, को गंगा की गहराई में भेजा गया, तो उनकी कैमराज ने नदी के तल पर ऐसे अननेचुरल स्ट्रेट लाइन पैटर्न्स रिकॉर्ड किए जिनमें 90 डिग्री एंजल्स, पैरेलल वॉल-लाइक फॉर्मेशंस और जियोमेट्रिकली अलाइंड ब्लॉक्स मिले, जो प्राकृतिक परिवेश में नहीं बनते, जिससे यह साफ संकेत मिला कि यहाँ कभी मानव द्वारा निर्मित संरचनाएं मौजूद रही होंगी। ड्रोन्स के सोनार पल्सेस ने नदी के तल के नीचे 2 से 8 मीटर तक गहराई में कैविटीज, बेरीड चेम्बर्स और कंटिन्यूअस रेक्टेंगुलर आउटलाइंस डिटेक्ट किए, और कई स्कैन में ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ स्थानों पर 15-18 मीटर लंबे कॉरिडोर लाइक फीचर्स मौजूद हैं, जो सेडिमेंट लेयर्स के नीचे पूरी तरह दबे हुए हैं। मैग्नेटोमीटर्स ने कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स पर अनयूजुअली हाई मैग्नेटिक सिग्नेचर्स डिटेक्ट किए, जो या तो एंशिएंट आयरन टूल्स, रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स, वुडन बीम्स विद मेटालिक फिटिंग्स या फिर कोलैप्स्ड बिल्डिंग फ्रेम्स की ओर संकेत करते हैं। इन सिग्नेचर्स का पैटर्न भी एक सेटलमेंट लेआउट जैसा दिखा, जिसमें सेंट्रल प्लेटफॉर्म, पेरिफेरल वॉल्स और पॉसिबल वाटर चैनल पाथवेज जैसे फीचर्स दिखाई दिए। अंडर वाटर ड्रोन्स की लेड बेस्ड इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी ने कैमरों को कम विजिबिलिटी वाले पानी में भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स कैप्चर करने में मदद की, जिनमें कटस्टोन ब्लॉक्स, सर्कुलर पिलर बेसिस और कुछ स्थानों पर स्टेयर केस लाइक स्टेप्स दिखाई दिए जो सेडिमेंट से आधे ढके थे।
कई ड्रोन्स ने ऐसे सेक्शंस भी आइडेंटिफाई किए जिनमें ह्यूमन मेड फ्लोरिंग पैटर्न्स दिखे, यूनिफॉर्मली प्लेस्ड सैंडस्टोन स्लैब्स, सिमेट्रिकल ब्रिक अलाइनमेंट और कुछ ट्रायंगुलर ड्रेनेज आउटलेट्स जो एंशिएंट अर्बन प्लानिंग के मजबूत संकेत हैं। एयूवीज ने हाई फ्रिक्वेंसी सोनार इमेजिंग के जरिए डीपर लेयर्स में वो स्ट्रक्चर्स भी डिटेक्ट किए जिन्हें नॉर्मल डाइवर्स कभी नहीं देख पाते, जैसे इंटरकनेक्टेड टनल्स, 3-4 मीटर वाइड सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म्स और संभवतः एक पुराना डॉक लाइक स्ट्रक्चर जहां बोट्स नदी के पुराने मार्ग में रुकती होंगी। रोबोटिक्स ने वाटर सैंपल एनालाइजर्स के माध्यम से उन पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट किया जिनमें एंशिएंट ब्रिक डस्ट, लाइम प्लास्टर माइक्रोफ्रैगमेंट्स और बर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स मिले, जो किसी आग, मास कोलैप्स या सडन सबमर्जेंस इवेंट का संकेत करते हैं। अल्ट्रा स्लो मोशन अंडर वाटर स्कैन्स से यह भी पता चला कि सेडिमेंट के नीचे कुछ आर्टिफैक्ट्स, पॉटशर्ड्स, टेराकोटा पीसेस, स्मॉल मेटल ऑब्जेक्ट्स जगह पर स्थिर पड़े हुए हैं, जबकि उनके ऊपर की परत समय के साथ बहकर आई बाढ़ों से बनी है। ड्रोन फुटेज की स्पेक्ट्रल इमेजिंग ने कुछ स्टोन ब्लॉक्स को हाई डेंसिटी मटेरियल बताया जो साधारण नदी के पत्थर नहीं होते और इन्हें कार्विंग या शेपिंग कर ही यूजेस किया जाता है। रोबोटिक्स आधारित वाटर प्रेशर मैपिंग ने यह संकेत दिया कि सेडिमेंट के नीचे मौजूद चेम्बर्स हॉलो हैं, यानी वे कोलैप्स्ड नहीं हुए बल्कि इंटैक्ट कैविटीज की तरह मौजूद हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने यह साबित किया कि अंडर वाटर रोबोटिक्स केवल तस्वीरें नहीं बल्कि पूरा 3D टॉपोग्राफी बना रहे हैं, जो यह स्पष्ट बताता है कि गंगा रिवर के नीचे एक विशाल, व्यवस्थित, मल्टीलेयर्ड प्राचीन सेटलमेंट दबा हुआ है, जो सोफिस्टिकेटेड ह्यूमन इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग के साथ निर्मित था और जिसकी वास्तविक संरचना का रहस्य आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे खोल रहा है। गंगा रिवर के नीचे सोनार इमेजिंग, कोर सैंपलिंग और अंडर वाटर रोबोटिक्स द्वारा की गई खोज में सबसे चौंकाने वाली जानकारी तब मिली जब सेडिमेंट लेयर्स को हटाने पर आर्टेफैक्ट्स यानी प्राचीन मानव गतिविधि के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने शुरू हुए, ऐसे प्रमाण जो न केवल किसी सबमर्ज्ड सेटलमेंट की उपस्थिति को मजबूत करते हैं बल्कि यह भी दिखाते हैं कि यहाँ कभी एक समृद्ध सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से उन्नत मानव समुदाय बसता था। वैज्ञानिकों को सबसे पहले पॉटरी फ्रैगमेंट्स यानी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले जिनके ऊपर जियोमेट्रिक डिजाइन्स, पैरेलल स्ट्रोक्स, क्रॉस हैचिंग पैटर्न्स तथा कुछ स्थानों पर ब्लैक एंड रेड पॉटरी की तरह चमकदार सतहें दिखीं। यह शैली नॉर्थ इंडियन पेंटेड ग्रे वेयर, अर्ली गंगा वैली कल्चर्स और OCP ओकर कलर्ड पॉटरी ट्रेडिशंस से मिलती जुलती है, जो 1500 BCE से भी पहले की मानी जाती है। कई पॉटरी पीसेस व्हील मेड यानी चाक पर बने हुए पाए गए, जिसका सीधा अर्थ है कि यहाँ रहने वाले लोग न केवल सेटल्ड लाइफ जीते थे बल्कि उनके पास क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी थी। कुछ पीसेस पर सुट डिपॉजिट्स और बर्न्ट एजेस मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि ये कुकिंग या स्टोरेज पॉट्स रहे होंगे जो किसी सडन फ्लड इवेंट में बहकर या दबकर नदी तल में पहुंच गए होंगे। इसके बाद साइंटिस्ट्स को स्टोन टूल्स, चकमक, फ्लिंट, क्वार्टसाइट और बासाल्ट से बने ब्लेड्स, स्क्रेपर्स और वेजेस भी मिले, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ हंटिंग, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज होती होंगी। कई टूल्स पर माइक्रोस्कोपिक वेयर मार्क्स दिखे, जो यह बताते हैं कि इन्हें लंबे समय तक उपयोग किया गया था और ये सिर्फ सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि डेली वर्किंग टूल्स थे। सेडिमेंट एम्बेडेड आर्टिफैक्ट्स में एक और महत्वपूर्ण श्रेणी टेराकोटा फिग्यूरिन्स की मिली, जिनमें मानव आकृतियां, पशु आकृतियां और कुछ एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस सिंबल्स शामिल थे। इनका डिजाइन अर्ली गंगा, यमुना दोआब कल्चर्स के फिग्यूरिन ट्रेडिशंस जैसा है, जो 1200-600 BCE के बीच फ्लरिश हुए। कुछ फिग्यूरिन्स पर पेंट ट्रेसेस मिलने से यह भी पता चलता है कि इनका सेरेमोनियल या कल्चरल महत्व रहा होगा। साइंटिस्ट्स को कई जगह चार्ड ग्रेन्स, व्हीट, बार्ली, राइस के माइक्रोस्कोपिक रिमेन्स भी मिले, जिनका कार्बन डेटिंग यह दिखाता है कि यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड सेटल्ड लाइफ मौजूद था।
इससे यह सिद्ध होता है कि सबमर्ज्ड सिटी सिर्फ एक छोटा गांव नहीं बल्कि एक प्लैन्ड अग्रेरियन सेटलमेंट हो सकता है। रिसर्चर्स को रिवरबेड के नीचे वुडन बीम्स के फ्रैगमेंट्स भी मिले, जिन पर आयरन नेल पिट्स और प्लैंक जॉइंटिंग पैटर्न्स दिखे। यह संकेत देते हैं कि यहाँ वुडन स्ट्रक्चर्स, प्लेटफॉर्म्स या घर भी बने हुए थे, जो समय के साथ नदी के मार्ग बदलने से दब गए। मैग्नेटोमीटर सिग्नेचर्स के साथ मिले टाइनी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जैसे रस्टेड आयरन फ्लेक्स, कॉपर एलॉय बीड्स और पॉसिबली एंशिएंट टूल फिटिंग्स यह सुझाव देते हैं कि यहाँ अर्ली मेटलर्जिकल एक्टिविटीज भी होती थीं। सबसे दिलचस्प खोज टाइनी शेल बीड्स, फायर्ड क्ले ऑर्नामेंट्स और स्पिंडल वर्ल्स की रही, जो यह बताते हैं कि यहाँ टेक्सटाइल प्रोडक्शन या वीविंग जैसी क्राफ्ट्स भी की जाती थीं, जिससे यह सेटलमेंट सिर्फ एक सामान्य रेजिडेंशियल एरिया नहीं बल्कि एक थ्राइविंग इकोनॉमिक हब जैसा प्रतीत होता है। वाटरलॉग्ड ऑर्गेनिक मैटर में मिले एनिमल बोन्स, फिश हुक्स और फूड रिमेन्स यह संकेत देते हैं कि लोग नदियों पर आधारित जीवन जीते थे और उनका डाइट एक्वाटिक प्लस अग्रेरियन दोनों प्रकार का था। कई जगहों पर हर्थ लाइक फायर पिट्स के चिन्ह भी मिले, जिनमें चारकोल फ्रैगमेंट्स और बर्न्ट क्ले पैचेस मौजूद थे। यह मानव द्वारा नियंत्रित आग के उपयोग के प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। अंडर वाटर इमेजिंग में कुछ रेक्टेंगुलर स्टोन अलाइनमेंट्स के बीच एम्बेडेड पॉटरी क्लस्टर्स भी मिले, जिससे यह अनुमान है कि यह एरिया शायद किसी मार्केट प्लेस, कम्युनल किचन या स्टोरेज जोन का हिस्सा रहा होगा। इन आर्टेफैक्ट्स के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स बताते हैं कि सेटलमेंट रैंडमली नहीं बनी थी बल्कि अच्छी तरह प्लान्ड थी। रेजिडेंशियल जोन्स, वर्किंग जोन्स, रिचुअल स्पेसेस और ग्रैनरीज अलग अलग क्षेत्रों में स्थित थे। इन सभी खोजों पॉटरी, स्टोन टूल्स, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चरल रिमेन्स, वुडन आर्किटेक्चर ट्रेसेस, मेटलर्जिकल फ्रैगमेंट्स और फूड रेसिड्यूज का संयुक्त विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि गंगा रिवर के नीचे मिली डूबी हुई नगरी कोई साधारण बस्ती नहीं बल्कि कल्चरली रिच, टेक्नोलॉजिकली कैपेबल और इकोनॉमिकली एक्टिव अर्बन सेंटर जैसे लक्षण दिखाती है, जो हजारों साल पहले नदी मार्ग बदलने, टेक्टोनिक शिफ्ट्स या मेजर क्लाइमेटिक इवेंट्स के कारण जलमग्न हो गई होगी। गंगा रिवर के नीचे मिली इस प्राचीन डूबी हुई नगरी के जलमग्न होने के संभावित कारणों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने जियोलॉजिकल, क्लाइमेट, साइज्मिक और हाइड्रोलॉजिकल डेटा को एक साथ जोड़कर विश्लेषण किया, और उनके अनुसार यह डूबना किसी एक घटना का परिणाम नहीं बल्कि कई प्राकृतिक परिवर्तन और आपदाओं का संयुक्त प्रभाव हो सकता है। कोर सैंपलिंग में मिले सेडिमेंट लेयर्स यह दिखाते हैं कि करीब 3500 से 4500 साल पहले इस क्षेत्र में नदी के प्रवाह में कई बड़े परिवर्तन आए, जिनमें अचानक आई हाई एनर्जी फ्लड्स के संकेत मिले। सेडिमेंट में पाए गए कोर्स सैंड लेयर्स, राउंडेड पेबल्स और फ्लड डिपॉजिटेड सिल्ट इस बात का प्रमाण है कि किसी समय गंगा ने अपना मार्ग अचानक बदला और तेज बहाव के साथ आसपास की बस्तियों को बहाकर अपनी नई धारा में सम्मिलित कर लिया। इसी प्रकार माइक्रोफॉसिल एनालिसिस में मिले फ्रेश वाटर डायटम्स और वाटर लॉग्ड ऑर्गेनिक मटेरियल यह दिखाते हैं कि सेटलमेंट के ऊपर लंबे समय तक पानी भरा रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक मैसिव फ्लड या रिवर अवल्शन इवेंट ने एंटायर सेटलमेंट को नदी के भीतर धकेल दिया होगा। रिसर्चर्स का कहना है कि गंगा एक हाईली डायनामिक ब्रेडेड रिवर है जो समय समय पर अपना कोर्स बदलती रहती है, और हजारों साल पहले क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के कारण मॉनसून इंटेंसिटी में बड़े बदलाव आते थे। कई वर्षों में अत्यधिक वर्षा, ग्लेशियर पिघलने की गति बढ़ना और हिमालयन कैचमेंट पर क्लाइमेटिक प्रेशर कुल मिलाकर नदी को और अधिक एग्रेसिव बनाते थे, जिससे मेगाफ्लड्स की संभावनाएं बढ़ जाती थीं। साइज्मिक स्टडीज में भी महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। इस क्षेत्र में एंशिएंट फॉल्ट लाइंस के एक्टिव होने के प्रमाण मौजूद हैं। जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से मिले सबसरफेस फ्रैक्चर्स और टिल्टेड सॉइल लेयर्स यह बताते हैं कि कभी यहां मॉडरेट इंटेंसिटी का भूकंप आया होगा जिसने ग्राउंड सबसाइडेंस की प्रक्रिया शुरू की।
सबसरफेस कैविटीज के अचानक धंस जाने के कारण कई संरचनाएं नीचे दबकर नदी तल का हिस्सा बन गई होंगी। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सेटलमेंट के पूर्वी भाग में कुछ टिल्टेड आर्टिफैक्ट लेयर्स भी पाईं, जिनसे ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक के झटकों के बाद जमीन असमान रूप से बैठने लगी थी। इसके साथ टेक्टोनिक अपलिफ्ट और सबसाइडेंस का संयुक्त प्रभाव इस क्षेत्र में वाटर फ्लो को अप्रत्याशित रूप से बदल सकता था, जिससे बस्ती के चारों ओर बड़े जलभराव क्षेत्र बन गए होंगे। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स यह भी बताते हैं कि लगभग 2000 से 3000 साल पहले इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में टेक्टोनिक रजुविनेशन के संकेत मिले थे, जिसके कारण नदियों के ग्रेडियंट, वेग और फ्लो पैटर्न बदलते रहे, और यही परिवर्तन किसी सेटल्ड टाउन के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकते थे। क्लाइमेट चेंज के दीर्घकालिक प्रभाव भी सेटलमेंट के डूबने के संभावित कारणों में शामिल हैं। पैलियोक्लिमेट डेटा में मॉनसून वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग के ऑल्टरनेटिंग फेजेस दिखते हैं। स्ट्रॉन्ग मॉनसून फेजेस में भारी बाढ़ें आती थीं, जबकि वीक फेजेस में सूखा और खेती पर प्रतिकूल असर पड़ता था। कृषि प्रधान सेटलमेंट ऐसे एक्सट्रीम्स को झेल नहीं पाती और अंततः अबैंडन हो जाती। अबैंडनमेंट के बाद संरचनाएं कमजोर होती रहतीं, और जब कोई मैसिव फ्लड या साइज्मिक इवेंट आता, वह पूरा क्षेत्र नदी में समा जाता। कुछ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOFs) की भी संभावना जताते हैं, जो हिमालयन ग्लेशियल लेक्स के फटने पर अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे प्लेन्स में भेजते हैं और एंटायर रिवर सिस्टम को वायलेंट बना देते हैं। इन सब वैज्ञानिक सबूतों, फ्लड डिपॉजिट्स, साइज्मिक फ्रैक्चर्स, टिल्टेड सॉइल लेयर्स, रिवर अवल्शन सिग्नेचर्स, टेक्टोनिक शिफ्ट्स, मॉनसून वेरिएबिलिटी, ग्लेशियल मेल्ट इंडिकेटर्स और अबैंडन्ड सेटलमेंट ट्रेसेस को मिलाकर जो तस्वीर बनती है, वह यह कि गंगा के नीचे मिली यह प्राचीन नगरी किसी एक घटना से नहीं बल्कि वर्षों, सदियों और सहस्राब्दियों में हुए प्राकृतिक परिवर्तनों, जलवायु बदलावों, भूकंपों, टेक्टोनिक गतिविधियों और नदी मार्ग के बड़े बदलावों के कारण धीरे धीरे जलमग्न हुई और अंततः पूरी तरह से गंगा रिवर के डायनामिक फ्लो का हिस्सा बन गई। This combined multi-factor collapse explains why the city today exists only as submerged fragments beneath the river's shifting sands. गंगा रिवर के नीचे मिली संरचनाओं, आर्टिफैक्ट्स, जियोलॉजिकल एविडेंस और अंडर वाटर इमेजिंग को एक साथ जोड़कर तैयार की गई वैज्ञानिकों की प्रीलिमिनरी फाइनल इंटीग्रेटेड रिपोर्ट यह स्पष्ट संकेत देती है कि नदी के तल में जो अवशेष पाए गए हैं, वे किसी साधारण प्राकृतिक संरचना या यादृच्छिक रूप से जमा हुए सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस का परिणाम नहीं हैं, बल्कि इनमें मानव द्वारा निर्मित दीवारों, प्लेटफॉर्म्स, पिलर बेसेस, स्टेप्ड लेआउट्स, हैबिटेशन फ्लोर्स और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स के ऐसे पैटर्न मौजूद हैं जो एक व्यवस्थित बस्ती, एक प्लान्ड सेटलमेंट या संभवतः एक अर्ली अर्बन सेंटर की ओर इशारा करते हैं। सोनार स्कैन्स में मिले स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट्स, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड कैविटीज और रेक्टेंगुलर फाउंडेशन ट्रेसेस यह सुझाते हैं कि यह सेटलमेंट किसी एक्सीडेंटल एरोजन का परिणाम नहीं, बल्कि ऐसी नगरी रही होगी जिसे बाद में नदी ने धीरे धीरे अपने अंदर समा लिया। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि आर्टिफैक्ट्स की स्ट्रैटिग्राफी एक कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन फेज दिखाती है, यानी यह शहर कई शताब्दियों तक बसा रहा और अचानक आई किसी प्राकृतिक आपदा जैसे रिवर अवल्शन, मेगा फ्लड, टेक्टोनिक कोलैप्स या साइज्मिक इंड्यूस्ड सबसाइडेंस के कारण जलमग्न हो गया। पॉटरी स्टाइल्स, कार्बन डेटेड ऑर्गेनिक रिमेन्स और स्टोन मेटल टूल्स का कल्चरल मैपिंग यह बताता है कि यह सेटलमेंट अर्ली गंगा वैली सिविलाइजेशंस, OCP कल्चर, पेंटेड ग्रे वेयर फेजेस या लेट हड़प्पन इन्फ्लुएंसेस से जुड़ा हो सकता है, जिससे यह खोज एक मिसिंग हिस्टोरिकल लिंक जैसी प्रतीत होती है, जो उत्तर भारत के प्राचीन सांस्कृतिक विकास को समझने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।
साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि अब तक मिले डाटासेट्स इस सबमर्ज्ड सेटलमेंट को किसी मिथोलॉजिकल लॉस्ट सिटी या किसी विशिष्ट एपिक रेफरेंस से सीधे जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं, मगर यह निश्चित है कि यह गंगा बेसिन में मनुष्य की बहुत पुरानी, वेल ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजिकली कैपेबल उपस्थिति का शक्तिशाली सबूत है। अंडर वाटर रोबोटिक्स द्वारा कैप्चर किए गए विजुअल रिकॉर्ड्स और माइक्रोफॉसिल एनालिसिस के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सेटलमेंट के चारों ओर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, क्राफ्ट जोन्स और वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के संकेत मौजूद हैं, जो इसे केवल एक गांव नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटो-अर्बन सेंटर की श्रेणी में रखते हैं। जियोलॉजिकल मॉडलिंग से यह भी पता चलता है कि नदी मार्ग के बदलने की प्रक्रिया इतनी विशाल और धीरे धीरे हुई कि संपूर्ण सेटलमेंट धीरे धीरे नदी के तल का हिस्सा बन गया और इसकी मूल संरचनाएं सेडिमेंट के कई मीटर नीचे प्रेजर्व्ड हो गईं। इसी प्रेजर्वेशन ने आज इन अवशेषों को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपलब्ध कराया है। भारत के इतिहास पर इसका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खोज साबित करती है कि गंगा रिवर के आसपास सभ्यता का विकास केवल गैंजेटिक किंगडम्स या मौर्य गुप्ता काल तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे पहले भी नदी किनारे उन्नत, सामाजिक रूप से संगठित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मानव समुदाय रहते थे। यह खोज यह धारणा भी मजबूत करती है कि भारत की प्राचीन सभ्यताएं सिर्फ सिंधु घाटी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पूर्वी और मध्य गैंजेटिक प्लेन्स में भी समान रूप से महत्वपूर्ण अर्बन, प्रोटो अर्बन सेटलमेंट्स मौजूद थे। यदि आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर अंडर वाटर एक्सकवेशन की अनुमति मिलती है, तो यह सबमर्ज्ड साइट संभवतः भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में शामिल हो सकती है, क्योंकि यह न केवल एक खोई हुई नगरी का प्रमाण दे सकती है, बल्कि यह भी बता सकती है कि मानव समाज ने कैसे जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग के बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया और उनसे प्रभावित होकर इतिहास ने किस तरह नई दिशाएं अपनाई। वैज्ञानिकों के अनुसार यह खोज भविष्य के लिए एक रिमाइंडर है कि भारत की नदियों के नीचे अभी भी अनगिनत रहस्य और खोई हुई सभ्यताएं दबी हो सकती हैं, और उनका अध्ययन हमारी सांस्कृतिक जड़ों की समझ को और गहरा करेगा।